हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। एक तो आपको मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप में से जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं, उनके एक तो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए। तो जो विद्यार्थी समय पे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लें। उसके बाद में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की भी गवर्नमेंट ने झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की जो आवेदन किए जाएंगे, वो आवेदन भी अतिशीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो उसमें जिन विद्यार्थियों के बीए प्रथम वर्ष में 12th में 60% से ऊपर थे, तो वह विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। और आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, हालांकि आपके मित्र या आपके साथ में पढ़े हुए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उनकी मेरिट कम होने की वजह से उनका नियमित रूप से एडमिशन नहीं हुआ है। तो वो विद्यार्थी अपनी फीस वापसी के लिए महाविद्यालय से संपर्क करे और एक अपना प्रार्थना पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत करे कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे मेरी फीस है वो वापस लौटाई जाए। तो वो विद्यार्थी अपनी फ़ीस के लिए वापस अप्लाई कर देना। उसके बाद में जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी अभी फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए, यानी कि स्वयं पार्टी प्राइवेट जो फॉर्म भरे जाते हैं, वो फॉर्म भी अभी प्रारंभ हो गए। 27 तारीख को शुरू हो गए फॉर्म। तो आप में से जिन आपके जो साथी है या मित्र हैं जिनका कॉलेज में रेगुलर एडमिशन नहीं हुआ था, तो उन्हें आप सूचित करें कि कॉलेज में आप ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ई मित्र के माध्यम से आप लोग फॉर्म भर के अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, समय पे अपना आवेदन पत्र भर दें। और इसके बाद में अति शीघ्र ही, या तो दीपावली से पहले या दीपावली के बाद में या दीपावली के आसपास, जो विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय में अध्ययन करें, उनके आवेदन फॉर्म भी बहुत जल्दी ही प्रारंभ, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के फॉर्म में बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सचेत रहे और जागरूक रहे, ठीक है। और जो विद्यार्थी जो रेगुलर जो यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे हैं या वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अभी हाल ही में 2 महीने तक आप एक्टिव रहे, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जो सूचना होगी वो हम सभी लड़कों को तो फ़ोन पे बात कर नहीं सकते। इसलिए यूट्यूब चैनल या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का हमारा जो सेकंड पेपर चल रहा था, और इस सेकंड पेपर में हमारी जो यूनिट है वो 30 यूनिट है। बीए फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर हमारा ये पेपर है। उसके बाद में इसकी जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट हमारी चल रही है, और इस थर्ड यूनिट में हमने संसद के बारे में, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में अध्ययन किया था कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसके पास में कौन कौन से पावर हैं। और आज हम प्रवेश करने वाले जो इसका ये नई टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, इसकी पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये टॉपिक न केवल आपके एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप देखोगे कि जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे आप में से कोई विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी आप में से आगे की जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को और ये जो पेपर पूरा का पूरा जो आपका जो पेपर है, ये पूरा पेपर आपके इसी के ऊपर आधारित है कि आप कंपटीशन में अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो, तो इस पेपर को आप विशेष ध्यान रहे और इसका लगातार आप लोग वीडियो का अवलोकन करें, इसको पढ़ते रहे। और मैं पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करवाता हूँ, उसका भी आप अध्ययन करें, अलग से अपनी नोटबुक लगा दें, जिससे कि उसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या हाई कोर्ट के नाम, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। न्यायालय की इतिहास की बात करेंगे कि आज हम जिस सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के जो हाई कोर्ट हमारे बने हुए हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, या इसका जो प्रारंभ क्या रहा था, या ब्रिटिश काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। आज़ादी से पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या हम केवल न्यायालय के बारे में बात करेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हमारे देश में एक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो उस समय 1774 में ये तो, उसके बाद में
1977 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसका नाम था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे लॉर्ड इम्पे थे। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। उसके बाद में फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो लागू हुआ था देश में, और उसके अनुसार दिल्ली में संघीय न्यायालय, जिसे हम फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। और ये 1 अक्टूबर 1937 में ये संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। हालांकि उस समय जो हमारा जो संघीय न्यायालय हुआ करता था, वो एक प्रकार से सर्वोच्च या सुप्रीम न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसका जो इसके खिलाफ, इसके जो अधीन जो फैसले आते थे, इन फैसलों के जो खिलाफ है वो प्रीवी पर्स जो हमें लंदन में जो स्थित था, वहां पर अपील करने का अंतिम अपील अधिकार वहां पर हुआ करता था। तो इस प्रकार का एक ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि रही हुई है। उसके बाद में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें कि आज हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थिति की और बात करें तो ये 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। ये है, इसकी स्थापना है 28 जनवरी 1950 की। जहां हम बात करते हैं तो 28 जनवरी ये इसकी जो तिथि है, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 में हमारा जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अस्तित्व में आए थे। और उस समय जब 28 जनवरी 1950 में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट बना था या सर्वोच्च न्यायालय बना था, तो उस समय जो इसके पहले जो इसकी जो न्यायाधीश थे, वो थे एच.जी. कानिया, हीरालाल कानिया, एस.जे. कानिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये व्यक्ति फर्स्ट था। क्या था? हीरालाल जे कानिया पहला व्यक्ति था जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना था। इस प्रकार से हम कहते हैं कि उस समय ये व्यवस्था आई गई थी। और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा सर्वोच्च जो न्यायालय स्थापित किया गया था, इसमें किस प्रकार का जो प्रावधान था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में किस प्रकार की योग्यता हुआ करती थी। तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान जो न्यायालय की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारी जो योग्यता थी, उसमें ये था कि वो पहला की बात ये थी कि भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनेगा वो भारत का नागरिक हो। 5 वर्ष का अनुभव हो उच्च न्यायालय के जज के रूप में कार्य करने का, यानी कि 5 साल तक उसे उच्च न्यायालय के जज के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का उसके पास में अनुभव हो, या राष्ट्रपति के नजरों में विधि का विशेषज्ञ हो, विधि का ज्ञाता हो। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के लिए योग्यता रखी गई थी। तो इस प्रकार से हम योग्यता के बारे में बात कर सकते हैं कि क्या क्या योग्यता थी। तो पहली बात हम करेंगे योग्यता भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वो 5 साल का उसके बाद में एक जज के रूप में कार्य करने का अनुभव हो हाईकोर्ट में। ये भी नहीं है, यहाँ पर उसे 10 साल तक हाईकोर्ट में वकालत करने का उसके पास में अनुभव हो, या फिर वो राष्ट्रपति की नजरों में विधि का विशेषज्ञ हो। ये जो अंतिम जो बिंदु है, राष्ट्रपति की नजरों में विधि का विशेषज्ञ, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हालांकि अभी तक हमारे यहाँ पर इस टाइप की जो व्यक्ति को नहीं बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ज्यादा लागू होता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो जज हैं 5 ईयर का अनुभव, जज अधिकतर जो जज बने हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में, अधिकतर जो जज बने जिसके बाद में सबसे ज्यादा 5 साल का एक जज का जो अनुभव रखने वाले व्यक्ति ज्यादा बने। उसके बाद में वकालत का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ज्यादा बने। महिला जज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो 8 महिला, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 8 महिला जज बनी हुई है। और पहली जो महिला जज थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो 1989 में बनी थी। 1989 में पहली बार देश की महिला जो जज के रूप में, जो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज बनी थी, उसका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। उसके बाद में आर भानुमति प्रथम ऐसी अनुसूचित जाति की महिला जज के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में सेवाएं दिए। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि महिला के रूप में भी देख सकते हैं कि आजादी के इतने साल के बाद में भी आज हम देखते हैं कि मात्र 8 महिला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच पाई है। तो ये हमारे लिए बहुत, और हालांकि आज दिन तक एक भी महिला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
नहीं बनी है। तो इस प्रकार की जानकारी भी विद्यार्थी अपने नॉलेज में रखे। फिर हम वेतन की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें जो वेतन है 2.80 लाख रुपये दिया जाता है, मंथली वेतन दिया जाता है 2,80,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2.50 लाख है। भारत की संसद निधि से इनको वेतन दिए जाते हैं और समय समय पर संसद द्वारा एक कानून पास कर इनके वेतन को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की स्थिति है वो जजों की स्थिति 30+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश है और एक 30 अन्य जजों के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से उसके बाद में जो कार्यकाल की जहां बात करते हैं, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 ईयर है। इस प्रकार की इसकी व्यवस्था की गई है। और शपथ सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के बारे में। और आगे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में जो अगला हमारा जो वीडियो आएगा इसका हम आगे और भी डिटेल से इसके बारे में जो अध्ययन करने का जो प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इन न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो हालांकि इसे हटाने की जो प्रक्रिया है, इसे प्रक्रिया हालांकि महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये शब्द संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाने का जो प्रावधान है ये केवल राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। लेकिन एक जनरल सामान्य तौर पर हम उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में केवल महाभियोग शब्द को उपयोग में लिया जा सकता है। अब इसकी हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ये प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी भी सदन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य लिखित में या प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। राज्यसभा में लाया जाता है प्रस्ताव तो राज्यसभा में 50 सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में देंगे। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव द्वारा ही ये प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। यानी कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया है तो 100 लोग हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रकार का प्रस्ताव सौंप दें। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया है तो राज्यसभा 50 व्यक्तियों का जो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर सौंपते हैं। इस प्रकार से प्रस्ताव की सहमति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति में 3 सदस्य होते हैं। पहला CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम जज, उसके साथ में एक हाई कोर्ट का जज और एक परंपरागत विधि का विशेषज्ञ व्यक्ति हो। इस प्रकार से 3 व्यक्ति के द्वारा एक समिति बनती है। ये समिति उसकी जांच करती है। उसके बाद समिति द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं उसकी जो जांच की जाती है, समिति उसको स्वीकृत भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। अगर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं तो ऐसी स्थिति में समिति उसको स्वीकृत कर सकती है और आरोप गलत हैं तो समिति उसे अस्वीकृत भी कर सकती है। स्वीकृत होने की स्थिति में दोनों सदनों से पृथक पृथक 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया जाता है और उस प्रस्ताव के पास होने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हम केवल आज इतना ही पढ़ेंगे। एक तो सर्वोच्च न्यायालय के आपने ऐतिहासिक पक्षों के बारे में पढ़ा है कि इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है, ठीक है ना। ऐतिहासिक पक्ष में हमने पढ़ा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था उस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट देश में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद 1774 में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में वर्तमान जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 28 जनवरी को की गई थी। तो 28 जनवरी है वो हमारा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया जा सकता है। प्रशासन में हुई थी और हीरालाल जे कानिया SJ है, इसका नाम है हीरालाल जे कानिया। इसका पहला देश की सुप्रीम कोर्ट का पहला एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ये इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। फिर हमने आज की वीडियो में बात की योग्यता के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास में क्या क्या प्रकार की योग्यता होगी और उससे योग्यता के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद नियुक्ति करने के बाद में इसको जो हटाने की प्रक्रिया होगी इसको किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में हमने वर्णन किया है।
नेक्स्ट जो हमारा जो अगला जो वीडियो आएगा उसको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार विद्यार्थी इस टॉपिक को एक विशेष दृष्टिकोण से लेते नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को आपको वास्तव में व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझना है कि हमारे देश में किस प्रकार से न्यायालय व्यवस्था, क्योंकि न्यायालय के बारे में जानकारी हमारे पास में होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने राजनीतिक जो हमारे जो अधिकार है, हम अपने अधिकारों के प्रति एक जागरूक रह सके और जागरूक रह करके एक राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो हम आगे का जो हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो में भी हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही बातचीत करेंगे। धन्यवाद।